नमस्कार दोस्तों हम लोग यूपीएससी हिंदी जो एक चैनल है यूट्यूब पर और पब्लिकेशन का भी वो काम करते हैं, उनके द्वारा जो है कि 500 प्रश्नों का एक संग्रह जारी किया गया है, जो कि आई दृष्टि जो मैगजीन आती है उसी पर आधारित करंट अफेयर के एमसीक्यू सवाल हैं वो। तो हम लोग आज से जो है कि 50 प्रश्नों का एक सेट लेकर के उनके जो है कि उनके द्वारा बनाए हुए सभी 500 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए, आज का पहला वीडियो है और इस श्रृंखला का और इस सीरीज का, इसके तहत जो पहला सवाल है वो है साथियों कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में प्रथम 4 स्थान प्राप्तकर्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों मतलब केंद्र शासित प्रदेशों का सही क्रम क्या है। सही क्रम पूछा इन्होंने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 का। तो इसमें ऑप्शन बनाया है केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। तो चलिए दोस्तों, आप लोग विचार करिए, इसको जो है कि एक टेस्ट सीरीज के रूप में हम लोग लेंगे। हम आप सबके सामने पहले प्रश्न पढ़ेंगे, आप लोग उसके सही जवाब पर विचार कीजिएगा, फिर हम आपको उसका उत्तर बताएंगे और व्याख्या भी। तो इस पहले प्रश्न का जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है कि केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर जो है ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में प्रथम 4 स्थान पर ये जो हैं, प्रथम 4 स्थान प्राप्तकर्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में इनका स्थान है। तो व्याख्या देखते हैं साथियों। देखिए, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की पहल है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसकी पहल है साथियों? तो यह है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की पहल है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं पर तमिलनाडु, जम्मू एवं कश्मीर इस सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने जो दिया है वो है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन इन्होंने बनाया है स्वराज, श्री विजयनगर, श्री विजयपुरम, श्री गंगानगर। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन सी, श्री विजयपुरम। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर श्री विजयपुरम कर दिया है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर कभी कहलाती थी, अब उसका नाम जो है कि श्री विजयपुरम हो गया है, श्री विजयपुरम। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरत, गुजरात में शुरू जल संचय जन भागीदारी पहल। तो हमको आपको ये भी याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है कहाँ पर? सूरत में, जो कि गुजरात में है। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? ये जो इन्होंने एक पहल शुरू की है जल संचय जन भागीदारी, ये किस अभियान से जुड़ी है साथियों? तो इसका ऑप्शन इन्होंने बनाया है जल शक्ति अभियान, जल क्रांति अभियान, अटल भूजल योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है जल शक्ति अभियान, ऑप्शन ए सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से के जरिए सूरत, गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। यह पहल जो है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। अब पूछा गया है किसके द्वारा? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही जवाब है साथियों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। व्याख्या है इसकी कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर हुआ है यह उद्घाटन? गोरखपुर में हुआ है सैनिक स्कूल का उद्घाटन, और करने वाले हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए साथियों आप सबके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान कार्यान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मणिपुर, लद्दाख, नागालैंड। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन डी नागालैंड। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए नागालैंड सरकार ने 2 अगस्त 2024 को, कब? 2 अगस्त 2024 को भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इससे नागालैंड आपदा जोखिम बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो नागालैंड जो है यह आपदा जोखिम बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन 3 नए आपराधिक कानून के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु शुरू नहीं किया गया है? पूछा रहा है कि कौन सा एप्लीकेशन है जो 3 नए आपराधिक कानून के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु शुरू नहीं किया गया है? ई साक्षी, न्याय सेतु, ई समन और EFIR। तो इसका सही जवाब है साथियों EFIR। देखिए अमित शाह ने देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 4 ऐप जो बनाए हैं, उनमें से नाम है ई साक्ष्य और न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, जबकि इनमें EFIR कहीं भी नहीं है। तो वही ऑप्शन डी सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले के गठन की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? 7 जो है कि 5 नए जिले के गठन की घोषणा की है, तो अब उस तरह से वहाँ पर टोटल जो है कि 7 जिले हो गए हैं। तो पूछ रहा है कि जो 5 नए जिले हैं घोषणा की गई उनमें से यह कौन सा जिला नहीं है? जास्कर, शोपियाँ, नुब्रा, चांगथांग। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है शोपियाँ। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा की। इन 5 जिलों के नाम क्या हैं? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। जबकि शोपियाँ दिया है तो शोपियाँ ये कोई नया जिला नहीं बना है यहाँ पर। अब देखिए देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? काफ़ी अच्छा सवाल है कि देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया है इसका? उड़ीसा, झारखंड, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है उड़ीसा। देखिए केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र SIC का उद्घाटन किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आप सबके सामने कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है कि 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया। 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का विषय है चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग तथा निर्माण। तो इसमें से इन्होंने कूट बनाया है कि केवल एक सही है या केवल 2 या 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब साथी वो है ऑप्शन बी केवल 2। देखिए 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन भोपाल में नहीं बल्कि नई दिल्ली में किया गया।
तो 9वां रायसीना डायलॉग का उद्घाटन आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में न होकर के नई दिल्ली में किया गया है। और 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का जो विषय है वो तो सही है, इन्होंने ऑप्शन में सही बनाया है कि चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग तथा निर्माण। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है झारखंड। देखिए व्याख्या देखते हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे लंबा एक्सप्रेसवे है जो कि गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक बनाया जा रहा है। तो यह गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो है ये गोरखपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक बनाया जा रहा है और यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरेगा। यह जो 3 राज्यों से गुजरेगा वह हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस संत के नाम पर किया? शंकराचार्य, गोरखनाथ, तुकाराम, नामदेव। तो इसका सही जवाब है साथियों तुकाराम। देखिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि 18वीं लोकसभा में कुल 543 सीटों पर कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? 70, 74, 75, 76। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 74। देखिए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024 से 3 जुलाई 2024 तक चला। इसमें कुल 74 महिलाएं चुनी गईं जो कुल लोकसभा सीटों की कितनी है साथियों? 13.63%, जो कि 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं चुनी गई थी, उनसे 4 संख्या कम है और प्रतिशत में भी कम है। तो प्रतिशत भी हमें आपको याद रखना है कितनी महिलाएं पूरे लोकसभा के संख्या के प्रतिशत का चुनी गई हैं। तो वह चुनी गई हैं 13.63%। नंबर में है 74। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 साथियों आप सबके सामने कि जून 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? जून 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता हासिल की है? तो ऑप्शन है लद्दाख, केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही जवाब है साथियों लद्दाख। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि जून 2024 में लद्दाख ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित योजना है जो सभी के लिए शिक्षा के लिए प्रारंभ की गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में निर्मित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है राजस्थान में। देखिए दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर राजस्थान के पाली जिले में बन रहा है। यह मंदिर पाली शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर जार्डन में बन रहा है। इस मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वह 19 फरवरी 2024 को हुई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? केरल, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। किस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0? तो इसका जो सही जवाब साथी वो है उत्तर प्रदेश। देखिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 उत्तर प्रदेश पुलिस की सहायता के लिए लॉन्च किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद अपराधों की रोकथाम और जांच में मदद करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। इसका नाम है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी है जो कि उज्जैन में स्थापित की गई है। इसका नाम है विवेकानंद, हर्षवर्धन, कनिष्क, विक्रमादित्य। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है ऑप्शन डी विक्रमादित्य। देखिए दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है। इसे मध्य प्रदेश की उज्जैन में लगाया गया है। इस घड़ी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
29 फरवरी 2024 को वर्चुअल तरीके से किया। तो अब देखते हैं इसके आगे, ये क्वेश्चन नंबर 16 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 साथियों आप सबके सामने कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। 75वां गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उड़ीसा को दिया गया। कथन 2 है कि उड़ीसा की झांकी विकसित भारत में सर्वोदय की थीम पर आधारित थी। अब कूट बनाया है कि केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका देखते हैं सही जवाब क्या है। इसका है सही जवाब ऑप्शन ए, मतलब पहला कथन केवल सही है। देखिए 75वें गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उड़ीसा को दिया गया। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट जो है देखिए सही है, अवार्ड उड़ीसा को दिया गया। अब देखिए थीम वाला गलत है। देखिए उड़ीसा की झांकी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित थी, जबकि थीम इन्होंने क्या बनाया है कि विकसित भारत में सर्वोदय की थीम पर आधारित थी। तो थीम क्या थी, ये थीम वाला गलत हो गया। तो थीम इसकी सही है कि उड़ीसा की झांकी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित थी। अब है क्वेश्चन नंबर 18 आप सबके सामने साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत सरकार का ऑपरेशन सद्भाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इजराइल में मानव सहायता ऑपरेशन, सीरिया में मानव सहायता ऑपरेशन, फिरोज तूफान से प्रभावित क्षेत्र में मानवीय सहायता और यागी तूफान से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन डी, यागी तूफान से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता। देखिए ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार का एक अभियान है जिसके तहत तूफान यागी से प्रभावित देशों को, तो ये नाम भी हमको याद रखना है, इस तूफान का नाम है साथियों यागी, इससे प्रभावित देशों को सहायता दी गई। इस अभियान के तहत भारत ने जो है कि वियतनाम, लाओस और म्यांमार को सहायता भेजी। तो इनके अभियान का नाम क्या है साथियों, ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार का एक अभियान है। तो इसके तहत इन्होंने कितने देशों को सहायता भेजी है, वियतनाम, लाओस और म्यांमार को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जगह किया गया। गुरुग्राम, नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा किया गया। अब है क्वेश्चन नंबर 20 कि वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शामिल नहीं है। टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र की जो है कि विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची निकाली गई है। पूछ रहा है कि उसमें से कौन सा भारतीय शामिल नहीं है, मतलब 3 होंगे शामिल, कोई एक नहीं होगा। तो ऑप्शन में है अश्वनी वैष्णव, अनिल कपूर, निर्मला सीतारमण और नंदन नीलेकणी। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नंदन नीलेकणी, अश्वनी वैष्णव और अनिल कपूर शामिल हैं। 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में भारत के 3 लोग हैं, जिनमें से नंदन नीलेकणी, अश्वनी वैष्णव और अनिल कपूर शामिल हैं। तो इस तरह से था ये क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप सबके सामने साथियों, एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश कौन बना है। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, इसका 101वां देश कौन बना है। ऑप्शन है नेपाल, ताइवान, पेरू, अल्जीरिया। तो इसका सही जवाब साथियों नेपाल। देखिए नेपाल जो है यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य देश बना है। ध्यान देने की बात है कि 2024 में ही पैराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है। तो 100वां बना है पैराग्वे, ये भी 2024 में ही बना है, और नेपाल बना है 101वां। अब क्वेश्चन नंबर 22 है आप सबके सामने कि हाल ही में किस देश में हनुमान जी के 90 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया है। हाँ, हाल ही में किस देश में हनुमान जी के 90 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि साथियों स्टैच्यू का नाम भी दिया जाता है। तो यह 90 फीट ऊंची है और हनुमान जी की प्रतिमा है और इसका नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनियन। सॉरी, हम यूनिटी बार बार पढ़ रहे थे। तो स्टैच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण किया गया है। तो यह किस देश में किया गया है। ऑप्शन दिया है श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, अमेरिका। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन डी,
अमेरिका। देखिए स्टैचू, इसकी व्याख्या है कि स्टैचू ऑफ यूनियन हिंदू भगवान हनुमान की अमेरिका में निर्मित एक 90 फीट जो कि 27 मीटर होगा प्रतिमा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास के सुगरलैंड में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में स्थित है। तो अब हमको आपको ये भी याद रखना है कि टेक्सास के सुगरलैंड में है श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में यह प्रतिमा जो है वह स्थापित की गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। तो ऑप्शन बनाया इन्होंने कोलंबो, अबू धाबी, तेहरान, कंबोडिया। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है अबू धाबी, यूएई। देखिए हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली ने तो किस प्रौद्योगिकी ने खेला ये भी पूछा जाता है। तो संस्थान नई दिल्ली ने जो है कि अबू धाबी में संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, पहला भी है और किस देश में है, अबू धाबी में है। और किस संस्थान ने खोला है, तो ये खोला है नई दिल्ली ने। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है साथियों कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में भारत द्वारा की गई। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इस सम्मेलन का विषय एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ है। अब ऑप्शन बनाया है इन्होंने कि केवल एक सही है या केवल दो सही है या एक और दो दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है ऑप्शन सी, दोनों सही है। देखिए तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में भारत द्वारा की गई। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई 2024 में, ये भी हमको आपको याद रखना है। और इस सम्मेलन का जो विषय है वह है कि एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ है। और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाने और उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक शिखर सम्मेलन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हुआ। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया। हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जो है कि स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया। ऑप्शन बनाया थाईलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही जवाब है साथियों डेनमार्क। देखिए हाल ही में भारत और डेनमार्क ने मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया। भारत और किस देश ने, डेनमार्क। तो हमको आपको ये भी याद रखना है भारत और डेनमार्क ने जो है कि मिलकर के वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है। यह प्रयोगशाला भारत सरकार, IIT BHU एवं किसके भारत सरकार, IIT BHU एवं डेनमार्क सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। तो इसमें कौन कौन शामिल है, भारत सरकार एक है और IIT BHU है और डेनमार्क है, के बीच यह त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से साथियों कि पेंटो गटार्न सिनावात्रा को किस देश की संसद द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पेंटो गटार्न सिनावात्रा को किस देश की संसद द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और मालदीव्स। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है थाईलैंड। देखिए पेंटो गटार्न सिनावात्रा को थाईलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वह पद संभालने वाली थाईलैंड की सबसे कम उम्र की महिला होंगी। तो प्रधानमंत्री का पद संभालने वाली यह जो है कि सबसे कम उम्र की महिला होंगी। इनका नाम क्या है, पेंटो गटार्न सिनावात्रा, यह थाईलैंड की है। प्रधानमंत्री का पद इन्होंने संभाला है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 साथियों कि हाल ही में डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। किसने, डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। अब पूछ रहा है कि ये जो कैंपस स्थापित किए हैं ये किस देश से संबंधित हैं। जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया।
तो इसका सही जवाब है साथियों ऑस्ट्रेलिया। देखिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोगगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 28 है और ऑप्शन है इसका पहला कि 84, ऑप्शन बी है 81, ऑप्शन सी है 72 और ऑप्शन डी है 71। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है ऑप्शन बी 81। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग करता है और इस पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत 81वें स्थान पर है। इस पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है। किसका साथियों, सिंगापुर का जो है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक है, मतलब सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। और भारत की जो इसमें रैंकिंग है वो है 81वीं और किसके द्वारा जारी किया जाता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा। चलिए अब बढ़ते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों कि निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। पहला कथन है कि हाल ही में क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। स्टेटमेंट नंबर 2 है कि हाल ही में डिक सूफ को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बनाया है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन ए सही है केवल, मतलब कि हाल ही में क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, यह बात सही है। देखिए कथन 2 गलत है। डिक सूफ को न्यूजीलैंड का नहीं बल्कि नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने यही दिया है कि डिक सूफ को न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो यह न्यूजीलैंड के नहीं है बल्कि यह है नीदरलैंड के। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 30 है आप सबके सामने। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है। 152.2 करोड़, 152.5 करोड़, 155.2 करोड़, 155.5 करोड़। तो इसका जो सही जवाब साथियों 2036 तक जो भारत की जनसंख्या होने वाली है वह है 152.2 करोड़। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। देखिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला एवं पुरुष 2023 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ होने की उम्मीद है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है साथियों, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में तीसरे स्थान पर है। और ऑप्शन 2 है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 है कि भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन बनाया है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है ऑप्शन ए, मतलब केवल एक सही है। देखिए यह सही है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा चूना उत्पादकों में से तीसरे स्थान पर है। मतलब भारत चूना उत्पादन में किस स्थान पर है साथियों, तीसरे स्थान पर है। चूना उत्पादकों में भारत तीसरे स्थान पर है। लेकिन विश्व में लोहे का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो भारत नहीं है बल्कि भारत है चौथे स्थान पर। देखिए भारत चौथे स्थान पर वैश्विक स्तर पर लोहे के उत्पादन में है। तो क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन नंबर 32 है साथियों कि भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है। ऑप्शन है श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव्स और मॉरिशस। तो इसका जो सही जवाब साथी वो है मॉरिशस। देखिए केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों के बीच विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में घनिष्ठ द्विपक्षीय सहयोग को प्रमाणित करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है साथियों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से अभी तक WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित नहीं किया गया है।
जयपुर, श्रीनगर, मैसूर और वाराणसी। तो इसका सही जवाब है साथियों वाराणसी। देखो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा हाल ही में श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर और को आपराधिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया। किसे किया गया? जम्मू कश्मीर को। अब तक 4 भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है। तो इनमें से जो 4 हैं वो हैं कौन? मामल्लपुरम है जो कि तमिलनाडु में है, दूसरा है जयपुर राजस्थान में है, तीसरा है मैसूर कर्नाटक में और चौथा है श्रीनगर। तो इस तरह से साथियों जो है कि वाराणसी को अभी तक वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा जो है कि आधिकारिक रूप से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित नहीं किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है साथियों कि जोश निम्नलिखित में से कौन गलत जोड़े का चुनाव करें। पहला जो है उसके सामने है कि जोस राउल मूलिनो पनामा के नए राष्ट्रपति, मार्क रूट नाटो के नए अध्यक्ष और एलेक्जेंडर स्टब डेनमार्क के नए राष्ट्रपति और पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति। ये बहुत कठिनतम सवाल हो जाएगा साथियों। अब देखते हैं इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। देखिए एलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं, जबकि यहाँ पर एलेक्जेंडर स्टब के सामने दिया है डेनमार्क के नए राष्ट्रपति और बाकी सब सही हैं। मतलब इसी बहाने हमको आपको याद करना है कि जोस राउल मूलिनो ये पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं, मार्क रूट नाटो के नए अध्यक्ष बने हैं। ये श्योर सवाल आना ही आना है क्योंकि इस बार नाटो का 75वां स्थापना दिवस था। और तो इनका हो गया एलेक्जेंडर स्टब, ये डेनमार्क न होकर के फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं और पीटर पेलेग्रिनी जो हैं ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 35 अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 है कि शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यह ऑप्शन बनाया है कुवैत, सऊदी अरब अमीरात, ईरान और इराक। तो इसका जो सही जवाब है साथियों कि शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को जो है कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है कुवैत का। देखिए इसका व्याख्या है कि 4 जनवरी 2024 को कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबाह ने शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबाह को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। तो दोस्तों ये 35 प्रश्नों की ही श्रृंखला रहने देते हैं और बाकी जो है कि हम आगे के वीडियो में ऐसे ही करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसका मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।